स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने वाले हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के सिलेबस के बारे में। तो जिन लोगों को एंट्रेंस लेना है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे वो एग्जाम दें और वो एंट्रेंस को क्लियर कर पाएं। तो इन सब के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं सिलेबस का रिव्यू करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिजिक्स, और ये भी जो सिलेबस है वो क्लास 12th के ही बेसिस पे दे रखा है, जिसमें कि आएंगे आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में, पूरे प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यू हैव टू आंसर 40 क्वेश्चंस ओनली। आपको उस 50 में से सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस के आंसर्स ही देने हैं। फिजिक्स का पहला यूनिट जो है 12th का, वही इन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। कुलम्स लॉ पढ़ते हैं, और कुलम्स लॉ कैसे कैसे कहाँ अप्लाई किया जाता है वो पढ़ते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अलग अलग डिफरेंट शेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम कैसे यूज होता है, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बता रखा है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और फ्री चार्ज और इन सब चीज़ों के बारे में भी। और देखो एक चीज़ और, ये डाइलेक्ट्रिक से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, इन सब से कहीं ना कहीं एक सवाल बनता ही बनता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा सेकंड, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वो चीजें पढ़ी जो स्टैटिक था। अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है ना करंट, उसके बारे में। तो यहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें। ये कार्बन रजिस्टर्स और इनका कोड, उससे ज्यादा सवाल बनते नहीं है, बिकॉज एक कोड है उसको याद कर लो तो वो रेजिस्टेंस का निकल जाता है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। लेकिन किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इससे एप्लीकेशन वाले सवाल बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना। और यहीं पे इंटरनल सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कैसे मेजर करते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। इजी चैप्टर है, एकदम आराम से हो जाएगा, धीरज रख के इसको आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि हमें पता है कि विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और किस तरीके से वो मैग्नेटिज्म में अप्लाई होता है, बायो-सवर्ट लॉ, इसका एप्लीकेशन करंट कैरिंग लूप में। तो इससे बहुत अच्छा सवाल बनता है कि एक ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, और ये एक सर्कुलर लूप है, तो इस वाले लूप में किस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो ये एक सवाल बहुत ही अच्छा बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर एम्पियर्स लॉ, फोर्स कैरिंग करंट इन कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना करंट उसमें कैरी होगा, ये सारी चीजें होंगी। टॉर्क के बारे में होगा कि टॉर्क क्या है, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ जो लूप होगा उसमें कितना टॉर्क लगेगा। और ये जो सवाल मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये वाला, ये प्रश्न जो है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इस वाले में कि करंट कैरिंग लूप है, टॉर्क कितना लगेगा, कई बार सवाल ये भी रहता है। ठीक है, फिर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से भी सवाल रहते हैं। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे जिसमें सोलेनॉइड आता है, वो पैराडाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इससे उतने सवाल नहीं बनते हैं बिकॉज ये केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना होता है। परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में देख लेना कि परमानेंट मैग्नेट्स सब कैसे बनाते हैं बस। यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जो एसीज की बात हम कर रहे हैं वो, उन सब के बारे में। तो यहाँ पे LCR सर्किट, AC सर्किट, LC सर्किट, और ये जो सर्किट बन रहा है और इसमें कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कितना ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है, कितना कैपेसिटेंस है, इम्पिडेंस है, रेजिस्टेंस है, सॉरी रिएक्टेंस है, इन सब का वैल्यू ध्यान में रखना कि कैसे। और RMS वैल्यू, इसका एक पाई चार्ट जैसा बनाना जिसमें कि तीनों सर्किट के बारे में लिखना और ऐसे करके याद कर ले। यहाँ LC सर्किट लिख लो, इधर दूसरा वाला सर्किट लिख लो, इधर LCR सर्किट लिख लो, सबके RMS वैल्यूज, और इस तरीके से चार्ट बना के पढ़ो, जल्दी याद हो जाएगा और तुरंत से क्वेश्चन भी निकल पाएगा। ठीक है, अगला यूनिट 5वां दे रखा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स के बारे में।
कि ईएम वेव्स क्या हैं, तो ये एक स्पेक्ट्रम ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, ये वाले से सवाल इन सब में वो सीक्वेंस वाइज कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये स्मॉलर देन और लार्जर देन, इन वाले से सवाल बनते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से तो सवाल रहते ही रहते हैं, इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो इसमें भी ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पर हमें क्या पढ़ना है जिससे कि पता लगे कि वहाँ पे सवाल इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंस्ट्रूमेंट्स में लेंसेज का यूज़ करके ये कैसे होता है, ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वेव फ्रंट्स के बारे में देख लेना, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, फिर इंटरफेरेंस देख लेना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लेना, उससे कोहेरेंस इनकोहेरेंस जो ये वाले सवाल बनते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम कहाँ बनेगा, जहाँ पे मैक्सी बनेगा, कहाँ पे मिनिमम बनेगा, ये वाला चीज़ बिल्कुल इसको एकदम ध्यान में रखना कैसे हो रहा है। पोलराइजेशन में थोड़ा सा पोलराइजेशन का एंगल कैसे निकलता है, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट यूनिट दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, ध्यान में रखना ये कैसे बन रहा है। ठीक है, और डी ब्रुई इक्वेशन और रिलेशन जो है उससे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यूनिट दैट इज एटम एंड न्यूक्लियाई, कि एटम एंड न्यूक्लियाई में किस तरीके के सवाल रहते हैं। तो देखो इसमें अलग अलग मॉडल है, ये तुमने पूरा का पूरा केमिस्ट्री में पढ़ रखा है 11th में। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी मिलेगा। हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल हो जिसमें रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, हाफ लाइफ कुछ निकालना हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, या फिर फिजन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे कौन सी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो। और बोर्स मॉडल में एनर्जी लेवल, देखो ये एनर्जी लेवल से सवाल बनते हैं, इसको देख के पढ़ के जाना कैसे बनता है ये वाला। ठीक है जी, चलो फिर है हमारे पास सेकेंड लास्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हमने पूरा एनर्जी बैंड पढ़ रखा है, और लॉजिक गेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, डायोड, जीना डायोड के बारे में है, जंक्शन ट्रांजिस्टर, इन सब के बारे में है, ट्रांजिस्टर एज स्विच कैसे यूज होता है, वो सब आप कहोगे कि ये सारी चीज़ें क्यों पूछेगा। तो देखो रिवर्स बायस, डायोड एंड रेक्टिफायर, ये डायोड एज रेक्टिफायर जो है ना, या फोटो डायोड, एलईडी या सेल्स, इन सब के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे ये हो रहा है। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने वाले टॉपिक है, समय कम लगता है, क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉबेबली पूछा जा सकता है, उनको अगर आपने पढ़ लिया है तो ये अपने आप क्लियर हो जाते हैं। एंड लास्ट इज यूनिट 10 दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है, बैंडविड्थ, सिग्नल का बैंडविड्थ कैसे होता है यहाँ से, एंड मॉड्यूलेशन से थोड़ा सा सवाल हो सकता है कि मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा है, बस। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें तो नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा जाने, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही लगभग थोड़ा बहुत हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। चलो जी, दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछ सकते हैं। द इंस्टाग्राम हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हाइड्रेटेड।